हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 कदम पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में आज का जो वीडियो होगा वह आपका शॉर्ट एग्जाम के पर्पज से देखा जाएगा। जैसे हम बतला रहे हैं शॉर्ट्स नोट्स ऑन ईच चैप्टर, यानी प्रत्येक चैप्टर का जो है हम आपको एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वह वास्तविक संख्या आता है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स में जो है कौन कौन से टर्म आते हैं उस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यह क्या चीज होता है ये चीज को समझना होगा। यह यूक्लिड विभाजन क्या होता है उस चीज को समझना होगा। ठीक है, हम बचपन में लगभग 4, 5 या 6 के करीबन हम एक चीज पढ़े थे, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, वह क्या होता है उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, यानी भाजक, और ये बीच में जो होता था ये क्या कहलाता था? भाज्य, और ये होता था भागफल, और नीचे क्या होता था? शेषफल। ठीक, इसके बीच में एक रिलेशन आता है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता था? भाज्य बराबर क्या होता था? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या होता था? शेषफल। प्लस क्या होता था? शेषफल। ठीक, तो इसी चीज को आप देखिएगा 10th या 9th, 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, आर जो होता है ना, जिस संख्या से अगर यहाँ भाजक मान लीजिए 5 है तो आर जो है ना, आर का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर या उससे क्या होगा? बड़ा हो सकता है, लेकिन 5 से ऑलवेज छोटा होगा। 5 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी आर जो है वह ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, या लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन आपका क्या आएगा? बी आएगा। लेस देन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं किसी संख्या में, उसका जो शेषफल होता है वह संख्या से ऑलवेज छोटा होता है, और यह 0 के बराबर होगा, नहीं 0 से बड़ा होगा। ठीक, इस बात को समझिएगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 क्लास में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ठीक, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। इसका भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। ठीक, ये 2 नंबर फॉर्मेट भी याद रखिएगा। अब इसमें देखिए 3 नंबर कुछ संख्या से जुड़ी हुई बात होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे समझिए कोई भी भाज्य संख्या दी हुई है, कोई भी भाज्य संख्या दी हुई है, अगर उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कोई भी भाज्य संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, 360 यानी 360। 360 क्या है? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका दो या दो से अधिक, सॉरी, दो से अधिक, हाँ, वैसी संख्या जो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये 360 क्या होगा?
ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर है इसका, ठीक है। तो 360 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करेंगे, हम इस अभाज्य गुणनखंड के बारे में बतला रहे हैं, ठीक है। तो 360 को पहले आप ब्रैक कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 180 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 90 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 45 आएगा, फिर 3 से लगाइएगा 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 5 आएगा, ठीक है। तो यानी 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक। अब देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ देखिए 2 क्या है, कितना बार है, 3 बार। तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। इसी को कहा गया है, यह एक भाज्य संख्या है। जब इसको इस रूप में लिखिएगा तो इसी को बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड बोला गया, ठीक है। यानी 2 पे पावर 3, यानी इसका आधार जो है, इसका आधार देखिए सब क्या अभाज्य संख्या है, आधार क्या है, सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ गए। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे चलते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में आता है इस चैप्टर में परमेय संख्या। परमेय संख्या बहुत सारी बात को हम बोलेंगे, सिर्फ आपको उसको मैथमेटिकल रूप लिखेंगे, ठीक है। परमेय संख्या क्या होता है समझिए, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 1/2, 3/2, 4, 6/5 या -6/5, ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक। 22/7 ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो नीचे में है, यानी q ऊपर के क्या कहते हैं अंश, नीचे कहते हैं हर, ठीक है। तो यानी हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हर क्या है 2, यहाँ क्या है 2, यहाँ 4 बटा, यहाँ कुछ ना है तो क्या होगा 1, तो यानी ये 0 नहीं है, 5 5 यहाँ 7 है, ठीक है। तो यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला टर्म आपका था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जाता, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी p बाई क्यू के रूप में ना हो, के रूप में ना हो, ठीक। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3/2, ठीक, √5+2, ठीक, √3 + √4, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला आता है शांत दशमलव प्रसार, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक होता है अशांत आवृत्ति, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक, इसके बारे में आप समझ लीजिए। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। इसमें समझिए वैसी संख्या जो p बाय 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हो, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी वैसी संख्या जो p बाय 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हो। जैसे अगर हम बोले, जैसे मान लीजिए ऊपर में 18 है और नीचा में आपको दे दिया गया 20, ठीक है। तो क्या ये शांत दशमलव होगा? शांत दशमलव को मतलब क्या समझते हैं, इस चीज को पहले समझना जरूरी है। जैसे अगर हम 18 में 20 से भाग लगाएंगे तो वह पूर्णतः जरूरी ना है पूर्णांक में कटे, दशमलव के कुछ अंकों के बाद या एक अंक के बाद या 2 अंक के बाद, लेकिन पूर्णतः कट जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 0 दशमलव दिए, ये 0 आएगा, ठीक है, और ये 9 बार में कट जाएगा 1, ये कट गया पूरा। तो यानी 20 में
सॉरी 18 में 20 से भाग लगाएं तो ये 0 पॉइंट क्या हुआ 9 बार में कट गया, यानी पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है शांत दशमलव प्रसार। तो इसी को अगर हम एग्जाम हॉल में डायरेक्ट चेक करेंगे, कोई बड़ा नंबर हमारे पास होगा तो हम किस तरह चेक कर पाएंगे। तो समझिए 18 ऊपर में जो नंबर है उसको छोड़ दीजिए, नीचे नंबर को देखना होगा। ये 20 है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यानी ये 2 पे पावर क्या आया 2 और गुना 5 पे पावर क्या आया 1 आया। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1 ये है। अगर आपको नजर आता है यानी 2 और 5 के पावर कुछ भी हो m और n, यहाँ कोई भी पावर हो लेकिन 2 और 5 नजर आता है तो आप समझ लीजिएगा वह शांत दशमलव प्रचार होगा। हाँ 2 5 के अलावा अगर कोई 7 3 ये सब नजर आता है देख लीजिएगा कैंसिल आउट करके। अगर आपका कट रहा नंबर और सिर्फ 2 और 5 बच रहा है तब हम उसको शांत बोल सकते हैं और नहीं तो वह शांत नहीं होगा। ठीक है, तो वह शांत अगर नहीं होगा तब वो क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अशांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है वैसा नंबर जैसे मान लीजिए हम 1 में 3 से भाग लगा रहे हैं, 1 में क्या कर रहे हैं 3 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे 3 से भाग लगा रहे हैं 1 में, दशमलव देंगे 0 आएगा, 3 बार में 9 फिर 1 आया, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9 फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9। इस तरह से यह क्रम क्या हुआ चलते रहा, यह क्रम क्या हुआ चलते रहा 0.333 डॉट 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 ही बढ़ते जाएगा। उसी तरह 2/3 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आते जाएगा डॉट डॉट डॉट, यह क्रम चलते रहेगा। तो यह क्या हो रहा कट नहीं रहा, एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, चाहे पहला नंबर डिजिट ही रिपीट हो जाए या 2-3 अंकों के बाद वही 2-3 अंक फिर से रिपीट होना चालू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक होता है कि यह बार बार रिपीट हो रहा और एक होता है कि क्रम में आएगा 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 5 आएगा, फिर कुछ और आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। इस 2 टाइप के होते हैं अशांत दशमलव प्रसार, एक रिपीटिंग होता है एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो रिपीटिंग होगा जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल आपको दिए वो रिपीट वाला है, जैसे 0.333 ये रिपीट होते जा रहा, 0.666 आते रहा, ये रिपीटिंग है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग तो इसमें समझ लीजिए जो रिपीटिंग होगा और एक शांत दशमलव प्रसार ये दोनों आपका परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और जो नॉन रिपीटिंग होता है, जो नॉन रिपीटिंग होता है जिसका अंक जो है ना एक सही क्रम में रिपीट ना हो तो वैसे अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप समझ गए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार भी परमेय संख्या के अंतर्गत आता है और अशांत दशमलव प्रसार में जो रिपीटिंग वाला है वह परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग वाला क्या होता है वह आपका इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो अब चलते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका है बहुपद। अगला चैप्टर आपका क्या है बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलते हैं अगला चैप्टर। इसमें समझिए क्या होता है यार x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या होता है चर, चर मतलब क्या हो गया वेरिएबल। ठीक है, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। यानी जो भी आपका बहुपद दिया होगा अगर उसमें जो मैक्सिमम पावर x पे होगा, x हो y हो z हो a हो b हो c हो, जहां भी आपको वेरिएबल नजर आवे यानी चर नजर आवे उस पे जो मैक्सिमम पावर होता है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है घात कहलाती है। जैसे अगर हम बोले 2x पे पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस
4x प्लस 5। इसमें बोलेगा इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। तो इसमें आप देखिएगा x पे मैक्सिमम पावर कहाँ, x पे मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो यह क्या हो गया, उच्चतम घात 7 हो गया। ठीक है, अब यह देखिए कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। देखिए प्रकार तो इसमें बहुत सारा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो मेन हम लोग को पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, वैसे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो, जिसका मैक्सिमम उच्चतम घात क्या हो, 1 हो, यानी उच्चतम चर का उच्चतम घात, चर का उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसका सामान्य रूप क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी टाइप का। ए एक्स प्लस क्या होता है, बी टाइप का, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो होता है चर मान का उच्चतम घात, चर x का बोलो या चर के उच्चतम घात। ठीक है, चर के उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर के उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका तीसरा जो होता है त्रिघात, क्या होता है इसका, त्रिघात। ऐसे जनरली हम लोग को 2 काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक और जान लीजिए, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो होता है चर के उच्चतम घात, चर के उच्चतम घात कितना होगा, 3 होना चाहिए। ठीक, चर के उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ ए बी सी डी, या यहाँ ए बी सी देख रहे हैं, या ए बी नजर आ रहा, ये क्या है, अचर पद है, यानी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, हम कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, जब इस बहुपद को अगर हम 0 के बराबर करते हैं, ए एक्स प्लस बी जब हम इसको करते हैं, तो यहाँ से अगर x का मान निकलेगा तो माइनस बी बाय क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद में जब मैक्सिमम पावर आपका 2 है, तो इसका 2 हल निकलेगा। इसका कितना हल निकलेगा, 2 हल निकलेगा। जबकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितना था, 1, तो x का मात्र 1 हल निकलेगा। और यहाँ पे पावर 2 है तो x का 2 हल निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला बन का था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाय ए। ठीक है, और जबकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना नजर आ रहा है आपको, 3, यानी चर का जो है ना 3 वैल्यू निकलेगा, चर का 3 वैल्यू निकलेगा। वह 3 वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखिए पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा अल्फा बी इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ठीक, और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वह माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह होता है सी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी बाय ए होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोग के एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन नजर आते हैं। ठीक, अक्सर आपको यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक, यह बात क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बहुपद जो भी हम अभी आपको बतला रहे हैं वो सिर्फ हर चैप्टर पे शॉर्ट नोट है। ठीक है, तो इसमें इस नोट से जो है ना आपको एक मदद मिल सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में,
और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हद तक सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, चलिए इस चैप्टर में जो हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वह इक्वेशन। ठीक है, जैसे पहला इक्वेशन होता है a1x, जो आपका जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का। ठीक है, b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या होता है 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। इसमें जो तीन कंडीशन होते हैं वह तीन कंडीशन महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वह तीन कंडीशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पहला कंडीशन बाबू, पहला कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। a1/a2, a1 और a2 क्या है? a1 हो गया x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक, b1 हो गया y का गुणांक, और c1 हो गया कांस्टेंट राशि। ठीक है, यानी अचर पद। a2 x का कोफिशिएंट हो गया, b2 y का कोफिशिएंट हो गया, और c2 समीकरण 2 के लिए अचर पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ बताइए a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1/b2 का अनुपात। इसका ग्राफीय, इसका जो ग्राफीय निरूपण है वह बोलता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी दो रेखाएं आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। समीकरण 1 से एक रेखा बनेगा, समीकरण 2 से दूसरा रेखा बनेगा, वह किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा। और जब एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है x और y का एक एक मान होगा, x और y का एक एक मान ही होगा। और बीजगणितीय निरूपण कहता है जिसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। क्या बोला गया है इसका? अद्वितीय हल। ठीक है, यही हो गया ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का मतलब हो गया एक लाइन दूसरे लाइन को किसी एक पॉइंट पे काटेगा। जब एक पॉइंट पे काटेगा तो x का भी एक यूनिक वैल्यू निकलेगा और y का भी एक यूनिक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसका मतलब कंडीशन है वह बोला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब बताइए इसमें बोला गया है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होता है? यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा भी गुजर जाएगा, एकदम उसी तरह गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। एक रेखा पर से ही दूसरी रेखा गुजर जाएगी। जैसे हम आपको यूं बोले चींटी का लाइन, चींटी का लाइन देखिएगा एक लाइन में चलता है, आगे एक चींटी गया, उसके पीछे भी देखिएगा उसी लाइन में एक चींटी था, तीसरा चींटी भी उसी तरह जाएगा, फोर्थ चींटी भी, यानी अनंत चींटियां उसी लाइन में चलते रहती है। ठीक है, आप जनरली उसका लाइन देखिएगा जल्दी टूटता नहीं है, यानी उसी लाइन पे से गुजरता है। ठीक, तो उसको उसमें क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी अनगिनत हल, जिसको हम बोल सकते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल। ठीक है, x और y का मान अनगिनत निकलेगा। ठीक है, x और y का मान क्या होगा? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, बराबर नहीं है c1/c2 का। इसमें जो होता है लाइन वह समांतर होता है। लाइन कैसा होता है? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। जब कोई दो रेखा समांतर होगी, जब कोई दो रेखा समांतर होगी तो बताइए वह दो रेखा कहीं भी मिलेगी? जब वह दोनों रेखा कहीं मिलेगी नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, तो ये तीन कंडीशन इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए। यह पहला इक्वेशन हो गया, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसका जो होता है
क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, पर जब प्रतिच्छेद करेगा एक रेखा दूसरे रेखा को तो इसका अद्वितीय हल निकलेगा, यानी एक्स और वाई का एक एक वैल्यू निकलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वह समपाती रेखाएं होंगी, यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा गुजरेगी, इसका अनगिनत हल होगा। ठीक है। और तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका समांतर रेखाएं होते हैं और समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक। द्विघात समीकरण से ही मालूम चलता है वैसे समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, वैसे समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पे हम देखिए आपको कोई द्विघात समीकरण का परिभाषा नहीं बतला रहे हैं, ऐसे आप समझने के लिए इतना समझ सकते हैं, वैसे समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर जो होगा, चर पे मैक्सिमम पावर जो होगा वह कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। इसका जो सामान्य रूप होते हैं वो समझिए, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहां पे बोला गया है a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी के बारे में बोला गया है यह रियल नंबर होते हैं। ए बी सी के बारे में क्या बोला गया, यह रियल नंबर होते हैं। ठीक है। ए बी सी आपका क्या होता है, रियल नंबर, और ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। इसमें जब मैक्सिमम पावर 2 बोला है तो x का जो मान निकलेगा वह 2 निकलेगा, एक अल्फा कहलाता है और एक बीटा कहलाता है। जनरली बुक में अल्फा और बीटा कहा जाता है, लेकिन x का एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b² -4ac बाय 2a। ठीक है। एक बार प्लस के साथ लीजिएगा, एक बार माइनस के साथ लीजिएगा, तो आपको x का 2 मान निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा। और यहाँ हम आपको बताते हैं डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तर भी कहते हैं या इसी को विवेचक भी कहते हैं, विवेचक या विविक्तर भी कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, यानी डी बराबर जो होता है वो होता है b² -4ac, b² -4ac। अब यहाँ देखिए इस पे भी 3 कंडीशन बनते हैं। सबसे पहला केस जो होता है, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका जो अल्फा और बीटा निकलेगा, यानी जो दो मूल्य निकलेगा, दो मूल्य बोलिए या दो शून्यक बोलिए, ठीक है, यह बात बराबर है, या रूट्स बोलिए। ठीक है, मूल बोलिए या शून्यक बोलिए या रूट्स बोलिए, सब एक ही बात है। ठीक है। तो d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। दो भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन नहीं, मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। ठीक, यानी अलग अलग, अल्फा और बीटा अलग अलग निकलेगा। दूसरा कंडीशन आता है d इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर होगा तो यहां बोला गया है दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा बराबर निकलेंगे। ठीक, और जब तीसरा कंडीशन आता है, तीसरा कंडीशन d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक, ये 3 कंडीशन प्लस इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ ए बी सी क्या है ये, और x का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखिएगा। इसी में आपसे कभी कभी पूछता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा इंटू बीटा दे दे, या अल्फा का मान और बीटा का मान दे के आपको कहे द्विघात समीकरण बनाइए, तो वो क्या होता है, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। इसी को लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक, बराबर 0। ठीक, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो गया 0। ये भी फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, मूलों की जगह शून्यकों का भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, कहे कभी कभी यहाँ देखिएगा के लगा हुआ भी मिल जाएगा, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीछे हम बता चुके हैं अल्फा बीटा क्या होता है, ये समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला चैप्टर पे हम आते हैं। अगला चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वह श्रृंखला जो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाती है, वैसी श्रृंखला, वैसी संख्या का श्रृंखला जो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाती है। जैसे हम बोले A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है, तो यानी ये दो पदों के बीच की दूरी, ये दो पदों के बीच की दूरी, ये दो पदों के बीच की दूरी, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। ये सभी दो पदों के बीच की दूरी आपस में बराबर हो, ये दो पदों के बीच की दूरी आपस में क्या हो बराबर हो, यानी डी क्या हो गया कांस्टेंट राशि, कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, इसी को बोला गया है सार्व अंतर। ठीक, यानी डी बराबर क्या हो गया सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, या आप बोलिए A3 माइनस A2, या आप बोल सकते हैं A4 माइनस A3, या आप बोल सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1 पद। ठीक है, AN माइनस 1 पद। ठीक, यानी जस्ट यहाँ अगर 4 लेंगे तो यहाँ 4 माइनस 1 3 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 4 लेंगे। ठीक है, यानी अगला पद माइनस क्या हो गया पिछला पद, यह आपका क्या होगा सार्व अंतर होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का श्रृंखला दिया हुआ तो चेक करने के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा डी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। डी के बारे में बोला गया है डी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट या 3 से 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा। एक होता है अंतिम पद के लिए फार्मूला, अंतिम पद के लिए, अंतिम पद जिसको हम AN भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में आप TN भी नजर आएगा या किसी बुक में L भी नजर आएगा, इसका मतलब होता है अंतिम पद। इसके लिए फार्मूला आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसमें समझिए कुछ एग्जाम्पल बताते, जैसे हमको A2 निकालना है, तो A2 निकालिएगा तो N की जगह अब क्या हो गया 2 हो गया, N की जगह क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस यहाँ 2 रखेंगे, 2 में 1 गया क्या बचेगा 1, 1 को डी से गुना करेंगे क्या आएगा D। अगर हमको A3 निकालना है तो N की जगह पे क्या रखें 3, N की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 को डी से गुना करेंगे क्या आएगा 2D। अगर A4 यानी N की जगह पे क्या आ गया 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 3D। इसी तरह A5 तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस क्या हो गया 4D। इसी तरह अगर आपको A20 लिखना होगा तो क्या लिखेगा A प्लस 19D यानी 19D। ठीक है, तो यह पहला फार्मूला हो गया अंतिम पद के लिए। दूसरा फार्मूला होता है n पदों का योग, n पदों का योग यानी SN, n पदों का योग। ठीक है, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस AN, AN की जगह आप L भी बोल सकते हैं या TN भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगा, एनवा पद बराबर एन पदों का योग माइनस एन माइनस 1 पदों का योग। ठीक है, ये फार्मूला को भी आप ध्यान जरूर रखिए, ठीक, जो आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफी मदद करेगी। चलिए अगला चैप्टर। अब अगला चैप्टर आपका त्रिभुज है। अगला चैप्टर आपका क्या है? त्रिभुज। ये आप जानते हैं वैसा चैप्टर है जहां हम लोग थ्योरम प्रूव करते थे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, और इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरम हम प्रूव करते थे। ठीक है, समरूप के बारे में यहाँ बतलाया गया है। ठीक है, समरूप के बारे में बतलाया गया है, सर्वांग सम के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आप ध्यान सुनिएगा। समरूप, अब एक ही टाइप की आकृति यानी समान आकृति कहने का मतलब है एक जैसा दिखने वाला आकृति। एक जैसा दिखने वाला आकृति अगर आकार में समान हो लेकिन उसकी अमाप यानी उसकी साइज अलग अलग हो। ठीक है, हमने कहने का मतलब है, समरूप को ध्यान समझिएगा, यानी आकार में क्या हो? समान हो। समरूप का जो कंडीशन होता है, आकार में क्या होना चाहिए? समान, लेकिन आमाप क्या होना चाहिए? अलग अलग। आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये समान हो भी सकते हैं, असमान नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आकार समान होना चाहिए। आमाप समान हो भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो वैसी आकृति जिसका आकार समान हो। त्रिभुज है तो अगला त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए, वर्ग है तो वर्ग होना चाहिए, आयत है तो आयत होना चाहिए, लेकिन उसकी आमाप समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो वैसी आकृति समरूप कहलाती है। वैसी आकृति क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। ठीक है, और दूसरा आपका आता है सर्वांगसम। सर्वांगसम को अगर तोड़िएगा तो सर्व जोड़ अंग जोड़ समान, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। अंग का मतलब होता है हर रूप से, और सम मतलब क्या हो गया? समान, यानी सभी अंगों से समान, सभी अंगों से समान। तो इसमें क्या हो जाएगा? आकार भी समान होना चाहिए, आकार भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, और आमाप भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, आकार भी समान होना चाहिए, अमाप भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में वह फिगर जो होगा, वह आकृति जो होगा, वह सर्वांग सम होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो। ठीक है, त्रिभुज होगा तो अगला भी त्रिभुज होगा, वर्ग होगा तो वर्ग होगा, वृत्त होगा तो वृत्त होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया समरूप और सर्वांग सम में क्या डिफरेंस है। ठीक, इसी में अगर अमाप भी समान हो गया और आकार भी समान हो गया तो हम उसको समरूप तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसको सर्वांगसम भी कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा पॉइंट आता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, यानी सभी सर्वांगसम आकृति जो होता है वह समरूप होता है। ठीक, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते। तो यानी सभी समरूप जो होता है वह सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर्वांगसम क्या बोले हैं? हो भी सकता है, और सर्वांगसम, एक मिनट सॉरी, सर्वांगसम नहीं भी। ठीक है, यानी सभी सर्वांगसम जो होते हैं वह समरूप होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम हो भी सकते हैं और सर्वांगसम नहीं भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट आपका। अगला पॉइंट ये सोचने वाला है, समरूप होने का कंडीशन क्या है? समरूप होने का कंडीशन, समरूप होने का शर्त, यानी कोई आकृति समरूप होगा तो उसका शर्त क्या है? तो उसका पहला शर्त है
उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। उसका संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक, हम लिखते कम है, बोल ज्यादा रहे हैं, इस बोली पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होता है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अनुपात में हो, एक ही अनुपात में क्या होना चाहिए। ठीक, यानी उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक, ये बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी हम कुछ और थ्योरी ही देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है थेल्स प्रमेय, नाम सुने होंगे थेल्स प्रमेय का। ठीक, थेल्स प्रमेय। ठीक, सॉरी, एक मिनट। चलिए, थेल्स प्रमेय के नाम सुने होंगे। थेल्स प्रमेय देखिए क्या होता है, ए बी सी। अब यहाँ बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक लाइन खींच देते हैं जिसका नाम हम रख दिए पी क्यू। क्या बोले हम? बीसी के समांतर क्या खींचा गया है? पी क्यू। ठीक, जब बीसी के समांतर पी क्यू को खींचा गया है, ठीक, तो यह त्रिभुज ए बी सी, जब बीसी के समांतर, जब दो लाइन आपस में समांतर होती है तो एक तिर्यक रेखा जब इसको काटते हैं तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह यह एंगल और यह एंगल भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं। एक ही ओर के अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक ही ओर के, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण। यहाँ देखिए एक अंतःकोण है तो एक यहाँ बाह्य कोण है। ठीक है, क्या कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब दो लाइन आपस में समांतर होती है तो यह ए बी क्या होगा? पी क्यू और बी सी समांतर रेखा को काट रही है, यानी यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगी, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगी, और यह क्या हो गया? उभयनिष्ठ एंगल हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए पी क्यू में भी है और ए बी सी में भी है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की संगत कोण आपस में अगर बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू के। ए पी क्यू का हम ध्यान दीजिएगा, जो ए लेटर है कोण ए को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी देखिए कोण ए। बी पी के बराबर है तो हम सेकेंड स्थान पे बी को लिखे, तो यहाँ भी सेकेंड स्थान पे पी को लिखे, यहाँ सी को लिखे हैं तो यहाँ क्यू को लिखे। तो यह भी बहुत मायने रखेगा, आपके समरूप में चार ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ ध्यान से मारिएगा। जिस एंगल, जैसे बी एंगल पी के बराबर है तो सेकेंड स्थान पे, तो यहाँ भी सेकेंड स्थान पे होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह थेल्स प्रमेय है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए पी क्यू के समरूप हो गए। जब समरूप हो जाते हैं तो इसका जो भुजा का अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। तो ए पी या त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लेंगे तो कोण क्यू के सामने, अगर कोण सी के सामने देखेंगे तो क्या है? ए बी, और इसमें कोण क्यू के सामने देखेंगे तो क्या है? ए पी। उसी तरह कोण बी के सामने ले लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा? कोण पी के सामने ए क्यू, और उभयनिष्ठ कोण ए है उसके सामने अगर बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो बी सी, और छोटा वाला में देखेंगे तो पी क्यू। ठीक है, आपस में ये क्या हो जाएगा? भुजा अनुपातिक हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा पहलू ये भी होता है। ठीक, अगर इसको हम पलट दे या फिर ऐसे ही छोड़ दे, यहाँ भी -1 कर दे, यहाँ भी -1 कर दे, तो दूसरा जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए पी बाय पी बी बराबर ए क्यू बाय क्यू सी भी होता है। ठीक है, यह भी आपका सत्य है। जब दोनों जगह माइनस कर दीजिएगा, यहाँ भी -1 कर दीजिएगा, यहाँ भी -1 कर दीजिएगा, तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, उसको पलट के देख लीजिएगा। दूसरा जो सबसे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वह काफी इंपॉर्टेंट होता है जिस पे रिजल्ट बनता है पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक,
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें जो काम होता है वह आपका होता है समकोण त्रिभुज का। किसका काम होता है? समकोण त्रिभुज का, ठीक। चलिए समकोण त्रिभुज पे देखते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट आप जानते हैं बी 90 डिग्री हो गया। सबसे पहला रिजल्ट जानते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। यह आपका पहला रिजल्ट होता है। दूसरा रिजल्ट पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम बी से, शीर्ष बी से कर्ण ए सी पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। परपेंडिकुलर डाल दिए। जब हम ए सी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है और यहाँ नाम रख दिए डी। तो यानी बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए सी। यानी बी डी जो है परपेंडिकुलर क्या है? ए सी है। तो इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट निकलता है, सबसे पहला रिजल्ट निकलता है ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना सी डी। दूसरा रिजल्ट जो निकल के आता है बेहतरीन रिजल्ट, वह बी डी स्क्वायर बराबर, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना सी डी। ए डी गुना क्या हो जाएगा? सॉरी, बी डी स्क्वायर ना, बी डी स्क्वायर ये हो जाएगा ए डी गुना क्या हो जाएगा? ए सी। सॉरी, ये हो जाएगा ए सी। ये आपका क्या हो जाएगा? ए सी। यानी बी डी स्क्वायर लिख रहे हैं, यह ए डी गुना क्या हो जाएगा? ये पूरा साइड ए सी, ठीक। और तीसरा रिजल्ट जो निकल के आता है वह आपका निकलता है बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी स्क्वायर बराबर, तो सी डी गुना क्या हो जाएगा? ए सी। सी डी गुना क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक। ये तीनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, ये जो रिजल्ट हम, ये जो फिगर हम बनाए हैं, क्यों बनाए हैं वो समझिए। इसमें हम पहला कंडीशन दे देते हैं, इफ P and Q, P and Q are the midpoint of, are the midpoint of AC and BC, ठीक। P और Q को बोल दिया गया है मिड पॉइंट है, किसका? AC और AB का, ठीक। यहाँ पे हम देखिए मिड पॉइंट है, बोला है AC, तो यहाँ A, यहाँ C, ठीक, और ये B नाम रख दिए, इस पे 90 डिग्री, ठीक। और P और Q को बोल दिया मिड पॉइंट है, ठीक। चलिए मिड पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिड पॉइंट हम मान लिए, ये क्या हो गया? यहाँ P और यहाँ क्या हो गया? Q। AC का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट क्या है? Q है, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वह आपका निकल आता है 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर। 5 टाइम्स क्या होता है? ए बी स्क्वायर, ठीक। और अगला जो रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वह क्यों हो जाता है, उसका कंडीशन हम आपको बता देते हैं क्यों। देखिए यहाँ से अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक, ये दोनों मिड पॉइंट को मिला देते हैं। जब भी कोई, जैसे यहाँ देखिए P और Q मिड पॉइंट को मिलाया गया, यह पी क्यू जो है, यह आपका पी क्यू जो हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा।
या पी क्यू जो होगा वह ए बी का आधा हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा? आधा। अर्थात हम बोल सकते हैं ए बी बराबर 2 टाइम्स पी क्यू। ए बी बराबर क्या बोल सकते हैं? 2 टाइम्स पी क्यू। तो यहाँ पे आप जो ए बी देख रहे हैं, क्या हम ए बी की जगह 2 पी क्यू रख सकते हैं? और जब 2 पी क्यू रखेंगे तो यह ए बी स्क्वायर है, तो यह 4 पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर 5 गुना ए बी की जगह अगर हम 2 पी क्यू रखेंगे उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 गुना 4 पी क्यू स्क्वायर। तो 4 गुना 5 कितना आ जाएगा? 20 पी क्यू स्क्वायर। 20 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स क्या हो गया? ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर एक रिजल्ट और निकल के आ गया। कभी अगर इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ले तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन आप आराम से करके निकल जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो अगला देखते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट रोल है। जब यह बोला गया P और Q अगर मिड पॉइंट नहीं होगा, ये तो कंडीशन हो गया, ये और ये कंडीशन जो हो गया यह मिड पॉइंट के हो गया। अगर P और Q अगर मिड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, P और Q अगर मिड पॉइंट नहीं होता, मिलाया हुआ ऐसा ही रहता, बस खाली बोला गया है अगर वह मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक, तब क्या कंडीशन बन सकता है। यहाँ पर हम लिख दिए P and Q are points on AC, एक मिनट, on AC and BC। ठीक है, P और Q क्या है? खाली पॉइंट्स है AC और BC पे, ये नहीं बोला है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, सिर्फ बोल दिया पॉइंट है। तो इसका जो एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है वह रिजल्ट होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। ठीक, यानी दोनों कर्ण, दोनों एक तरह से क्या है? कर्ण है 90 के सामने, और ये भी क्या है? कर्ण है बीपी, और ए क्यू भी देखिए क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। त्रिभुज तक हम आपको बताए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।